नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे और देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। राजस्थान के बूंदी जिले में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट कराना दो सरकारी कर्मचारियों पर भारी पड़ गया। सरकार के आदेशों की अनदेखी और ग्रामीणों को प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं दिखाने के आरोप में दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बलोतरा जिले के पचपदरा के में देश के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना को राजस्थान के औद्योगिक विकास, रोजगार और आर्थिक प्रगति के लिहाज से ऐतिहासिक माना जा रहा है। राज्य सरकार ने इस अवसर को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक तैयारियां की थी। निर्देश दिए गए थे कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एलईडी स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कराया जाएगा, ताकि ग्रामीण भी इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बन सके। लेकिन बूंदी जिले के नैनवा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली बछौला ग्राम पंचायत में इस निर्देश का पालन नहीं हुआ। आरोप है कि पंचायत स्तर पर ना तो एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई थी और न ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट कराया गया। इस गांव के वे लोग निराश हो गए जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए पंचायत मुख्यालय पहुंचे थे। प्रशासन ने इसे केवल एक चूक नहीं बल्कि सरकारी आदेश की गंभीर अवहेलना माना है। मामले की जानकारी मिलते ही नैनवा के विकास अधिकारी नरेंद्र सिंह झाला ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 सरकारी कर्मचारियों को तुरंत निलंबित कर दिया। कार्रवाई की जद में कार्यवाहक ग्राम विकास अधिकारी नरेश कुमार वर्मा और कनिष्ठ सहायक महेंद्र खींचे आए। आपको बता दें कि दोनों पर आरोप है कि उच्च अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी उन्होंने कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की कोई व्यवस्था नहीं की थी और अपने सरकारी दायित्वों का निर्वहन करने में गंभीर लापरवाही बरती। जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि संबंधित कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ग्रामीण प्रधानमंत्री के संबोधन और रिफाइनरी परियोजना से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाओं को देखने और सुनने से वंचित रह गए। प्रशासन ने इसे राजकार्य में गंभीर लापरवाही और आदेशों की अवहेलना मानते हुए तत्काल प्रभाव से दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान दोनों का मुख्यालय नैनवा पंचायत समिति निर्धारित किया गया है। दरअसल पचपदरा रिफाइनरी परियोजना को राजस्थान के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस परियोजना में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कई रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही पेट्रोकेमिकल उद्योग के विस्तार, निवेश बढ़ने और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। अब यही वजह थी कि राज्य सरकार चाहती थी कि प्रदेश का हर नागरिक इस कार्यक्रम से जुड़े और प्रधानमंत्री के संबोधन को देखे और सुने। अब प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि जब किसी सरकारी कार्यक्रम के सफल आयोजन और उसके व्यापक प्रसार के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए जाते हैं तो उनका पालन करना संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में यदि कोई कर्मचारी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बूंदी में हुई ये कार्रवाई उसी दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद जिले के अन्य पंचायत अधिकारियों और कर्मचारियों में भी हलचल देखी जा रही है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में किसी भी सरकारी योजना, कार्यक्रम या फिर जनहित से जुड़े आयोजन में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की किसी भी प्रकार की ढिलवाई नहीं बरती जाएगी। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह मामला चर्चा का केंद्र बन गया है। एक और सरकार इसे जवाबदेही तय करने की कार्रवाई बता रही है, वहीं यह घटना सरकारी तंत्र में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि प्रसारण न होने के कारण किसी अधिकारी को सस्पेंड कर देना बिल्कुल ही तानाशाही है।
खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे बिहार का। बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस चुनाव मुकाबले में अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि आरएलजेपी भी अपनी दावेदारी ठोकने जा रही है। पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वह बांकीपुर सीट से अपना प्रत्याशी उतारेगी। इसे केवल एक चुनावी घोषणा नहीं बल्कि पशुपति कुमार पारस की राजनीतिक वापसी की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रिंस पासवान ने बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि आरएलजेपी आगामी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी। इस घोषणा के साथ ही पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि वे बिहार की राजनीति में अपनी मौजूदगी फिर से मजबूत करने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले पार्टी कार्यालय में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती भी मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने रामविलास पासवान के सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद करते हुए उन्हें गरीबों और दलितों के आवाज को उठाने वाला नेता बताया। कार्यक्रम के दौरान पशुपति कुमार ने केंद्र सरकार से एक बार फिर रामविलास पासवान को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन समाज के कमजोर वर्गों को अधिकार दिलाने और सम्मान की लड़ाई में बिताया है। ऐसे में उन्हें भारत रत्न दिया जाना और उनके योगदान को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। हालांकि कार्यक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आया। कार्यकारी अध्यक्ष प्रिंस पासवान ने स्पष्ट किया है कि आरएलजेपी किसी भी स्थिति में ये चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने के लिए लगातार काम कर रही है और बांकीपुर उपचुनाव इसी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिहार की राजनीति एक बार फिर आपको बता दें कि एक बार फिर चर्चा में आ चुकी है। इस बार बांकीपुर उपचुनाव में आरएलजेपी के लिए सिर्फ एक सीट की चुनाव नहीं है बल्कि अपनी राजनीतिक ताकत और जनाधार को परखने का सबसे बड़ा अवसर देखा जा रहा है। यदि पार्टी इस चुनाव में प्रभावशाली प्रदर्शन करती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पहले संगठन को नई ऊर्जा मिल सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरएलजेपी ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और आम लोगों के साथ साथ दलित समुदाय भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। नेताओं ने सरकार के कानून व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। वही आपको बता दें कि पूर्व सांसद प्रिंस पासवान ने हाल ही में चर्चा में रहे भरत तिवारी एनकाउंटर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही और यह भी बोला है कि किसी भी स्तर की गड़बड़ी पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी का कहना है कि न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करना ही सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ ही आरएलजेपी ने बिहार में दलितों पर कथित अत्याचार के मामले को भी गंभीर मुद्दा बताया। पार्टी नेताओं ने कहा कि दलित समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दलितों से जुड़े कई मामलों में समय रहते कार्रवाई नहीं होती है जिससे समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। दरअसल वर्ष 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी के दो हिस्सों में बंटने के बाद से ही पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लगातार जारी है। दोनों नेता खुद को रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत का असली उत्तराधिकारी बताते हैं। इस विभाजन के बाद दोनों अलग अलग राजनीतिक रास्ते पर आगे बढ़े। वर्तमान समय में चिराग पासवान केंद्र सरकार के मंत्री हैं और एनडीए के एक प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। वहीं पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी लगातार अपने राजनीतिक आधार को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव पार्टी के लिए एक अहम राजनीतिक परीक्षा भी माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि आरएलजेपी इस चुनाव में मजबूती से उतरती है तो बांकीपुर का मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। इससे न सिर्फ विपक्षी दलों की रणनीति प्रभावित होगी बल्कि एनडीए के भीतर भी दलित वोट बैंक की राजनीति पर नई चर्चा शुरू हो सकती है। हालांकि चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि पार्टी की यह रणनीति कितनी सफल होती है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बांकीपुर उपचुनाव अब केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया बल्कि ये चुनाव बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर, दलित वोट बैंक की दिशा और रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत पर भी दावे की लड़ाई का अहम हिस्सा बन चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि आरएलजेपी किस उम्मीदवार को उतारती है और चुनाव मैदान में कितना उसे जन समर्थन मिलता है।
वहीं बांकीपुर उपचुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस के एक नेता ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को समर्थन देने की बात कहकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी के मजबूत गढ़ में विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा या फिर मुकाबला बहुकोणीय होगा। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हो गई। चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की घोषणा के बाद ही राजनीतिक दलों में अपनी अपनी रणनीति पर काम करना तेज हो गया है। बांकीपुर को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, इसलिए इस सीट का चुनाव पूरे प्रदेश के राजनीति का केंद्र बन गया है। इसी बीच कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने एक बयान देते हुए राजनीतिक हलचल और ज्यादा बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष वास्तव में बांकीपुर में बीजेपी को हराना चाहता है तो सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। उनका मानना है कि अलग अलग उम्मीदवार मैदान में उतरने से विपक्षी वोट को फायदा हो सकता है, उन्हें सीधे भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। ऋषि मिश्रा ने सुझाव दिया कि विपक्ष को जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का समर्थन करने पर विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर विपक्ष एक साझा उम्मीदवार के तौर पर प्रशांत किशोर के साथ जाता है तो बांकीपुर में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। हालांकि ये कांग्रेस का आधिकारिक रुख नहीं है, बल्कि पार्टी के एक नेता का सार्वजनिक बयान है। अब कांग्रेस नेता ने प्रशांत किशोर को यह सलाह भी दी है कि यदि वे बांकीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करनी चाहिए। उनका कहना है कि सीट की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए विपक्षी दलों के बीच सहमति बनाना जरूरी है, तभी बीजेपी के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को चुनौती दी जा सकती है। उधर जनसुराज भी इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई मानकर मैदान में उतर चुका है। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से बांकीपुर में लगातार सक्रिय हैं। वे जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं, स्थानीय लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं और संगठन के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अब इससे साफ होता है कि जनसुराज इस उपचुनाव को पूरी तरीके से गंभीरता से ले रहा है और लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। कांग्रेस नेता के बयान के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अंतिम फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो भी निर्णय लेंगे वही पार्टी का अधिकृत फैसला होगा और सभी नेता और सभी कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे। राजद ने फिलहाल ये साफ नहीं किया है कि वे अपना उम्मीदवार उतारेगी या फिर विपक्षी एकजुटता के साथ फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी। इससे यह संकेत जरूर मिल रहा है कि महागठबंधन के भीतर उम्मीदवार और रणनीति को लेकर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। अब आने वाले दिनों में इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास भी चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। ये सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मजबूत सीट रही है। नितिन नवीन वर्ष 2006 से लगातार यहां से विधायक चुने जाते रहे हैं। उनसे पहले उनके पिता नवीन किशोर ने भी 1990 से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। यही वजह है कि इस सीट की बीजेपी को सबसे बड़ी गढ़ माना जाता है। इस सीट को बीजेपी का सुरक्षित गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए यह चुनाव केवल एक सीट बचाने का सवाल नहीं रह गया, बल्कि अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बनाए रखने की चुनौती भी बन गया है। वही विपक्ष इस सीट पर मजबूत मुकाबला देकर यह संदेश देना चाहता है कि बिहार की राजनीति में वे बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि माना जा रहा है कि यदि विपक्ष एकजुट होता है तो चुनावी मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। लेकिन यदि कांग्रेस, राजद, जनसुराज और अन्य दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है। आपको बता दें कि इसलिए आने वाले दिनों में विपक्षी दलों की रणनीति और सीटों को लेकर आने वाली बातचीत पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल बांकीपुर उपचुनाव बिहार की सबसे चर्चित चुनावी लड़ाई बन चुका है। एक तरफ बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती का सामना कर रही है तो दूसरी ओर विपक्ष एकजुटता का फॉर्मूला अपनाकर मंथन करने में लगा हुआ है। तो अब देखना होगा कि क्या विपक्ष की साझा रणनीति पर सहमत होता है या फिर मुकाबला बहुकोणीय बनकर चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल देता है। टीवी 7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।